Hello students, today we'll take the third chapter in economics, money and credit. Money as a medium of exchange. आप सब जानते हो कि पैसा कितना मूल्यवान है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। और ये पैसा कितना ज़रूरी होता है। हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हमें पैसा का कितना उपयोग, यानी हम कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं, पैसा कहाँ कहाँ पर काम में आता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पैसे की कीमत, पैसे की अहमियत जानने की कोशिश करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज़ ऑफ मनी spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. तो अलग अलग प्रकार से हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं। हम पैसों से कुछ चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ खरीदते हैं। दुकान गए, मार्केट गए। आप अगर दुकान जाते हैं, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, आप आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और पैसों के बदले में आप आइसक्रीम कोन या आइसक्रीम ख़रीदते हैं। दुकान में जाते हैं, चॉकलेट्स ख़रीदना है, चॉकलेट ख़रीदते हैं। तो आप डायरेक्टली पैसा देकर कुछ चीज़ खरीद लेते हैं। तो यहाँ तो पैसे का लेन देन डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर हम चीज़ नहीं, हम सेवाएं खरीदते हैं। सेवाएं मतलब सर्विसेज खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो टेलीविज़न नेटवर्क जो आता है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट की जो सेवा होती है, वह आप सर्विसेज खरीद रहे हैं। टीचर्स को जो आप स्कूल में जो फ़ीस देते हैं, ट्यूशन क्लास के टीचर्स को जो आप फ़ीस देते हैं, वह आप सर्विसेज खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डायरेक्टली गुड्स और कमोडिटीज़ नहीं खरीद रहे, आप सर्विसेज खरीदते हैं। यहाँ पर भी आपने पैसों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे आप चेक्स इशूज़ करते हैं, यानी प्रॉमिसरी नोट्स होता है। आई प्रॉमिस टू गिव द बेरर ऑफ द ओनर ऑफ दिस चेक द सम ऑफ रुपीज़ सो एंड सो। तो एक प्रॉमिसरी नोट होता है। डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए, चेक्स हो गया। आप प्रॉमिस करते हो, आप उनको पैसा देते हो। तो इस तरीके से पैसा जो है वो हमारी ज़िंदगी में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? द रीज़न इज सिंपल। अ पर्सन होल्डिंग मनी can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. तो आपने कभी सोचा है कि हम पैसों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत आसानी सी बात है। हम पैसा देके कुछ ना कुछ हमको जो लगता है हम उससे खरीद सकते हैं, उससे हम ले सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market to buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of want. तो एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया है एक शू मैन्युफैक्चरर का। एक ऐसा इंसान है जो जूते बनाता है और उसे गेहूँ खरीदना है। तो पहले वो क्या करेगा, जो उसने जो जूते बनाए उसको मार्केट में बेचेगा। उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से वो गेहूँ खरीदेगा। अगर यहाँ पर पैसे का माध्यम नहीं होता था, यानी अगर एक जूते बनाने वाले इंसान को गेहूँ चाहिए
तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूँ बेचता है। ना केवल वो इंसान गेहूँ बेचता है, लेकिन उस इंसान को जूता भी चाहिए, तो जूता लेकर उसे गेहूँ देगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस कैसे? क्योंकि आपको जूता बेचना है और आपको गेहूँ चाहिए, उसे जूता खरीदना है और गेहूँ बेचना है, इसलिए ये डबल कोइंसिडेंस या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ऐसा कहलाया जाता है। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system, where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। उसे जो खरीदना है और उसे जो बेचना है, उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो वह खरीदना चाहता है, जो वो बेचना चाहता है। इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम, जो पुराने ज़माने में जो बार्टर सिस्टम चलता था, ये इसी आधार पर चलता था। इन कॉन्ट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want. तो पैसा क्या करता है? ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट कर देता है। पैसा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा इंसान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसे जूता खरीदना है और जो आपको गेहूँ दे सकता है। आप डायरेक्टली उस इंसान को जूते बेचिए, उससे पैसे ले लीजिए और उस पैसे से आप जो खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज़ एंड एट द सेम टाइम सेल टू हिम wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. Modern forms of money. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो अभी अभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। इंडिया में बहुत पुराने ज़माने से पैसों का इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसा उस वक़्त दिखता कुछ और था। जैसे कौड़ी था, कौड़ी के हिसाब से, या गोल्ड कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे। लेकिन इससे पहले भी जो लोग थे इंडिया में, वह ग्रेन्स, अनाज को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। या जानवर थे, बकरी हो गया, गाय हो गई, इसको पैसों की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में मेटलिक कॉइन्स आए, गोल्ड कॉइन्स आया, सिल्वर कॉइन्स आया, कॉपर कॉइन्स आया। ये फेज़ जो था ये पिछली शताब्दी यानी 18th और 19th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल काफ़ी हुआ करता था। फिर आई करेंसी। आज जो हम करेंसी जो देखते हैं ना, नोट्स, वैसा अगर देखा जाए पेपर की इसकी कोई ख़ास कीमत नहीं होती है कि वो कागज़ का एक टुकड़ा है। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो मोहर लगा होता है, सरकार का जो सील लगा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उस कागज़ के टुकड़े को करेंसी में तब्दील कर देता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. हम जो अभी मॉडर्न करेंसी यूज़ करते हैं, ना तो ये मेटल से बना हुआ है, ना ये सोने का सिक्का है, ना चांदी का सिक्का है, ना ये कॉपर सिक्का है, और ना ही ये कोई जानवर है, ना ये कोई अनाज है। तो अगर ये कागज़
अगर केवल इसका जो मूल्य कागज़ के हिसाब से देखा जाए तो इसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर जो मोहर लगी तो सरकार का जो सील लगा होता है, सरकार जो प्रॉमिसरी नोट लिखती है, ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसे करेंसी बनाने में। देन व्हाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अगर इस कागज़ की कोई कीमत नहीं है तो इसे लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रॉमिसरी नोट होता है और गवर्नमेंट जो है इसको ऑथराइज करती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। तो इंडिया में किसके पास ये अथॉरिटी है? पैसे बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केवल और केवल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर नोट छापती है। RBI के अलावा और कोई भी संस्था पैसे या नोट नहीं छाप सकती। ना ये इंडिविजुअल्स है, ना कोई संस्था है, ना कोई दूसरा बैंक। केवल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही पैसे नोट छापने का काम करती है। डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। The other form in which people hold money is as deposits with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their names. Bank accept these deposits and also pay an amount of interest on these deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. तो बैंक में डिपॉजिट करने का फ़ायदा क्या होता है? महीने के शुरुआत में जो महीने भर में आपके मम्मी पापा जो मेहनत करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते होंगे, तो इनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। तो महीने की शुरुआत में उनके पास काफ़ी पैसा होता है। इस पैसे से वो क्या करते हैं? इस पैसे से वो जो ज़्यादा पैसा होता है, जो पैसा बच जाता है उनके पास में, जो बाकी खर्चे निकाल के, जो बिल देना है, बिल भर के, आपकी फ़ीस भर के, स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, डॉक्टर के पैसे खर्च, जो भी कुछ खर्च लगता है उसका खर्च निकालने के बाद, राशन का खर्चा हो गया, सब खर्च निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा करने का फ़ायदा क्या है? एक तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, चोरी होने का खतरा नहीं होता है, और दूसरा बैंक जो है आपको इस जमे पैसे पर आपको इंटरेस्ट देती है। तो आप जितने समय के लिए बैंक में पैसा जमा करोगे उतना इंटरेस्ट आपको उस रकम पर आपको मिलेगा। बैंक आपको यह सुविधा भी देती है कि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपना पैसा चाहिए, तो आप कभी भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल तो ATM कार्ड्स भी आ गए। पहले आपको बैंक जाकर अपने चेक देना पड़ता था, फिर पैसे निकालने पड़ते थे, लेकिन आजकल तो आपके पास ATM कार्ड आ गया। कभी भी रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, जब भी आपको पैसा लगता है ATM सेंटर पे जाइए और वहाँ से ATM से आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, पैसा निकाल लीजिए। तो ये सुविधा है आपके पास बैंक की। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी withdrawn on demand, these deposits are called as demand deposits. बैंक में जो पैसा जमा करता है इसको डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इसे डिमांड डिपॉजिट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको जब ये पैसा लगता है आप तभी उसे निकाल सकते हैं, आपके डिमांड पे आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए बैंक में जमे हुए पैसे को डिमांड डिपॉजिट्स भी कहलाया जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। It is this facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by checks instead of cash. तो डिमांड डिपॉजिट की एक खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक खास पॉइंट क्या है कि इसमें आपके पास में एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट होता है जिसके ऊपर आप हस्ताक्षर करके आप प्रॉमिस टू पे द बेरर,
आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इतना रकम उसको देते हो, आप उसको रकम नहीं देते, लेकिन आप एक प्रॉमिसरी नोट देते हैं जिसे हम चेक कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि आपके पापा ने कोचिंग क्लास में जाके चेक जमा किया है, स्कूल में जाकर चेक जमा किया है, तो चेक एक प्रॉमिसरी नोट होता है। तो ये आपका जो डिमांड डिपॉजिट्स की एक खासियत है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो व्हाट इज़ अ चेक? चेक क्या होता है? अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। तो ये प्रॉमिसरी नोट होता है आपकी तरफ से। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो एक उदाहरण दिया है चेक पेमेंट्स के बारे में। अ शू मैन्युफैक्चरर मिस्टर सलीम हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर and writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instructs the bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in the name of it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. तो यहाँ पे देखो अकाउंट पे ही अगर आप चेक पर लिखते हैं ना सर, साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2 लाइन ड्रॉ कर अकाउंट पेमेंट, ऐसा आप लिखोगे तो केवल उसी इंसान के अकाउंट में वो जाएगा। देखो यहाँ चेक का एक उदाहरण दिया है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, और जो चेक नंबर है वो 362255। नीचे में देखो एक वाइट स्ट्रिप है, वहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। जो लेफ़्ट में जो नंबर है वो चेक नंबर है। आपको ये चेक नंबर लिखना पड़ता है जब आप विड्रॉ करना चाहते हो ना, विड्रॉल स्लिप में आपको चेक नंबर और डेट ऊपर कॉलम में दिया है। दिनांक डेट 10 जून 2016 मेरे बुक में ये डेट दिया है इस चेक का। पे प्रेम कुमार या धारक और बेरर द सम ऑफ ₹7,000 ओनली। 67,000 दिया है, क्या दिया है? ओवर राइटिंग है मेरे पास में, 67,000 है शायद, 67,000 ओनली या 57,000 ओनली। Thus, we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. So can check be called money, and why? Yes, checks can also be called money because they are widely accepted. लोग चेक को एक्सेप्ट करते हैं as a medium of exchange. Therefore, check can also be called as money. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. तो मॉडर्न इकोनॉमी में चेक को भी पैसों का दर्जा दिया जाता है। You must remember the role that the banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. तो अगर बैंक्स नहीं होते तो चेक वाला सिस्टम नहीं होता। करेंसी नोट कौन बना सकता है? केवल और केवल RBI। लेकिन चेक्स जो है वो हर एक बैंक जो है चेक्स इशू कर सकता है अपने नाम पे। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक? देयर इज एन इंटरेस्टिंग mechanism at work here. Banks keep only a small proportion of the deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the banks and on any given day. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. तो बैंक्स का किस किस प्रकार यानी क्या क्या एक्टिविटीज़ बैंक करती है? बैंक के पास
ऐसे कौन कौन से काम होते हैं। तो चलो बैंक की कहानियों को हम और आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है बैंक के बारे में। बैंक क्या करता है कि आप जितना भी पैसा जमा करते हो बैंक में, इसमें से जैसा आप हो गया, मैं हो गया, और बहुत सारे लोग जो है बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक को ये सभी पैसों की ज़रूरत एक साथ नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा विड्रॉ करते हैं बैंक से। पैसा विड्रॉ करने का जो समय होता है वो सीमित होता है। तो बैंक को पता है कि जो कस्टमर्स की जो आदत है वह पैसे कब विड्रॉ करते हैं और कब वो पैसे जमा करते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने खाते में अपने पास में उतना पैसा रखते हैं जितना उन्हें कस्टमर को देना होता है, और बाकी पैसा वो क्या करती है, ये बाकी पैसे को वो आरबीआई में जाकर डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो जितना वो पैसा अपने पास रखती है उससे वो मैनेज करती है कैश देने में। बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ दिस डिपॉजिट एज एक्सटेंडेड लोन्स। तो बाकी जो पैसा बैंक के पास बच जाता है, कुछ लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, बैंक से वो उधार मांगते हैं। तो बैंक क्या करता है, इन लोगों का जो पैसा, इनका जो पैसा उसके पास जमा है, वो यह पैसा क्या करता है, जो लोन सीकर होता है, जो लोन मांगने आता है, उसे इस पैसे उसको उधार में दे देता है, जिसके बदले में वो उस इंसान से इंटरेस्ट भी लेता है उस पैसों के ऊपर। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस economic activities. We shall learn more about this in the following sections. Banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of their funds, the borrowers. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is the main source of income for the bank. तो बैंक किस प्रकार से अपना पैसा कमाता है। बैंक के पास भी तो वर्कर्स होते हैं ना, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो बैंक क्या करता है, जो पैसा हम जमा करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा है वो उन लोगों को पैसा देते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। किसी को नया बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करे, तो वो बैंक से उधार मांगता है। किसी को मकान बनाना होता है, किसी को कुछ ख़रीदना होता है, तो इन सब के लिए वो बैंक के पास जाके बैंक से उधार मांगता है। इस उधार को हम कहते हैं लोन। तो बैंक क्या करता है, जिसे लोन देता है उससे वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट कमाता है। यानी एक समय के लिए वो पैसा देता है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट कमाता है। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो जब दूसरे को उधार देता है उसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो इंटरेस्ट वो उधार लेने वाले से चार्ज करता है और जो इंटरेस्ट वो हमें देता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से वो बैंक अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है और बाकी मेंटेनेंस करता है। 2 different credit situations. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of future payment. Let us see how credit works through the following 2 examples. ऐसे रोज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है। जो पैसा लेता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, और यानी ये पैसा उधार मांग रहा है, और जो पैसा देता है ये उधार देने वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जहाँ पर ऐसे अग्रीमेंट होता है कि ठीक है, आप हमारे लिए ये काम कर दो तो हम इसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। तो बिज़नेस में जैसा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मोबाइल की एक शॉप है, हम रिटेल में डील करते हैं, मोबाइल्स रिटेल में डील करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम होलसेल मार्केट से मोबाइल्स मंगाते हैं। तो हमारा गुडविल होता है
जो होलसेल मार्केट वाला जो होता है हमें उधार में मोबाइल्स के लिए मोबाइल सप्लाई कर देता है, ये उम्मीद से कि कुछ दिनों बाद हम उस मोबाइल के पैसे उन्हें चुका देंगे। हम मोबाइल बेचते हैं तो ऑन कैश, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत के तुरंत पैसे देकर ऑन कैश हमसे मोबाइल ख़रीद लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो EMI पे मोबाइल्स ख़रीदते हैं। तो ये EMI पे ख़रीदना, कैश पे ख़रीदना, ये सारा ट्रांजैक्शन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होते रहता है। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर लोग पैसे उधार मांगते हैं बैंक से। पहला तो है फेस्टिवल सीज़न। इट इज़ फेस्टिवल सीज़न 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order for a large trade from a large trader in the town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month's time. सलीम जो है उसके पास में जूतों की दुकान है, और 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली का त्यौहार आने वाला है, या क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, या ईद का त्यौहार आने वाला है। तो त्यौहार के समय में क्या होता है, लोग नए नए कपड़े ख़रीदते हैं, नए जूते ख़रीदते हैं। तो सलीम जानता है कि आने वाले 2 महीनों में उसकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आएंगे, जिसके लिए उसको बहुत सारे जूतों की तैयारी करनी है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो सलीम क्या करता है, बैंक्स के पास जाता है और उससे उधार मांगता है। टू कंप्लीट production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw material to meet these expenses. Salim obtains loan from 2 sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes, with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, makes a good profit and repays the money that he had borrowed. तो सलीम क्या करता है, सलीम 2 प्रकार के यहाँ पर व्यापार करता है, 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस करता है। पहले तो वो जो लेदर सप्लायर है जिससे उसको चमड़ा मिलता है, जूतों के लिए चमड़ा मिलता है, उसके पास जाके वो उधार पर चमड़ा ख़रीदता है, ये कहकर कि मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में इसकी कीमत चुका दूंगा। फिर वो एक बड़े व्यापारी के पास जाता है और वहाँ से जो व्यापारी ने जूते मंगवाया उससे 1000 पेयर्स के जूते एडवांस में मांगता है। उसने 3000 मंगाया है, तो ये 1000 के पहले आप 1000 का पेमेंट कीजिए, 2000 के पेमेंट आप बाद में कर देना। तो 1000 के पेमेंट से वो क्या करता है, उसके जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, उनको सैलरी देना और जो भी कुछ लगता है रॉ मटेरियल लगता है जूतों बनाने में, उसमें इस्तेमाल कर लेता है। और ये बड़े व्यापारी को 3000 जूते सप्लाई कर देता है और बाकी 2000 के भी पैसे उससे ले लेता है। इस प्रकार से सलीम क्या करता है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। और उसके पास जो पैसा आता है, उसने जो उधार में जो लेदर लिया था, जो चमड़ा लिया था, जाकर उसकी वो पैसे कीमत उसे चुका देता है। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस of production, complete production on time and thereby increases earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. तो सलीम के सिचुएशन में उधार लेना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया और उधार के पैसे समय पर चुका भी दिया, और ना केवल पैसे चुकाया लेकिन उसने बहुत सारा मुनाफा भी कमाया है। तो सलीम का जो सिचुएशन था वो प्रॉफिट वाला सिचुएशन था। लेकिन स्वप्ना का जो प्रॉब्लम है ये कुछ और है। चलो स्वप्ना की भी जानकारी इसमें से हम ले लेते हैं। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर, ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expense of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. Though Sapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender, and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in a death trap. She has to sell a part of the land to pay off the debt. तो
तो सपना के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। सपना एक छोटी सी किसान है जिसके पास में 3 एकड़ की ज़मीन है। इस 3 एकड़ की ज़मीन में वो मूंगफलियाँ उगाती है। तो मूंगफलियाँ उगाना ये एक फ़ायदे की भी बात है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन सपना के केस में क्या होता है कि बीच में ही उसके फसल को कीटाणु लग जाते हैं। इन कीटाणु को मारने के लिए सपना है महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती है, लेकिन ये भी कुछ काम में नहीं आता। तो इस बार सपना का जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है। तो उसने जो उधार लिया है, उसने ये उम्मीद से उधार लिया था कि जब उसकी फसल उगेगी, जब कटाई होगी, छटाई होगी, तो उसमें उसका जब मुनाफा आएगा उससे वो पैसे जिससे उसने उधार लिया है, मनी लेंडर से उधार लिया, उसे चुका देंगी। लेकिन अब वो चुका नहीं पाती। वह बेचारी अगले साल का इंतज़ार करती है और लोन लेती है, उसका लोन और बढ़ जाता है। इस बार उसके साथ में वो नहीं होता जो पहले हुआ। इस बार उसके पास में ठीक ठाक फसल आती है, लेकिन उसके पास इतना मुनाफा नहीं निकलता है कि वह पहले की भी उधार चुका दे और अभी का भी उधार चुका दे। तो मजबूरन उसे क्या करना पड़ता है, उसकी ज़मीन का एक हिस्सा उसे बेचना पड़ता है। तो सपना के लिए ये एक घाटे वाला सौदा हो गया। In rural areas, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable costs on seeds. तो गांव खेड़ों में जनरली क्या होता है, जो उधार जो लोग लेते हैं वो खास करके अपनी फसल के लिए लेते हैं। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. तो किसान क्या करता है, जब अनाज उगाने से पहले वो उधार लेता है, तो उसके पास 4 से 5 महीने होते हैं जब कटाई करता है। और जब कटाई करने के बाद में क्या करता है, वो जो उसने उधार लिया उसको अपने फसल को बेचकर उसे चुका कर देता है। इन सपना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। लेकिन सपना के केस में क्या हुआ, बेचारी सपना जो है वह पेमेंट नहीं कर पाई। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज डेथ ट्रैप। तो सपना के केस में क्या होता है, उसका मुनाफा होने के बजाय उसका घाटा हो जाता है। बेचारी को एक लोन लेने में मजबूरी पड़ जाती है, मजबूरन उसे एक लोन लेना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेथ ट्रैप कहते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। इन वन सिचुएशन credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a death trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore, depends on the risks in the situation and whether there is some support in case of loss. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लोन लिया है तो आपका हर वक्त फ़ायदा होगा। सलीम के केस में हमने क्या देखा है कि सलीम के केस में उसे फ़ायदा होता है, लेकिन सपना के केस में उसे नुकसान हो जाता है। तो लोन अगर आप लेते हैं तो बड़े ध्यान से आपको लोन लेना पड़ेगा कि आप लोन को सही समय पर चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। उसमें जो रिस्क फैक्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। केवल अगर आप मार्केट ट्रेंड के ऊपर जाते हैं या केवल आप सीज़न के हिसाब से जाते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट वेदर borrowing loan is profitable or is not profitable in your case. As in the case of Swapna, we see that it was a loss for Swapna, but as in the case of Salim, it was a profit for Salim. So the remaining part of the chapter we will do in the next class.